हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 के अंदर राजनीतिक विज्ञान का जो 4th यूनिट पढ़ रहे थे, तो हमारा जो 5वां अध्याय है वह सामाजिक आर्थिक न्याय महिला आरक्षण। बिल्कुल सिंपल सा अध्याय है, बिल्कुल आसान, क्योंकि हम ये पढ़ भी चुके हैं। हमारे भारतीय संविधान के जो हमारा वह भाग था उसके अंदर कर भी चुके हैं। कुछ मौलिक अधिकारों में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की थी, कुछ हमने नीति जैसे तत्वों में बात की थी, और हमारे प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की चर्चा हुई है। भारतीय संविधान की हमने प्रस्तावना पढ़ी थी ना, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उसके बारे में देखो। हम बात करें सबसे पहले सामाजिक आर्थिक न्याय की। देखो, हमारा जो संविधान है, संविधान का जो भाग 4 है। अब मेरे को ये बताओ, देखो मैं ये भाग लिखता हूँ ना, पहले सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम कर चुके हैं। हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, याद है ना आपको? इनमें मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं, यदि आपको याद हो तो इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और आपका जो भाग 4 क है उसमें मूल कर्तव्य है। इसका मतलब भाग 4 क है। आपको मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा मौलिक कर्तव्य ये कुछ है, आपको पता होना चाहिए मैंने भाग 4 लिखा है, इसका मतलब मैं नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये जब सोचोगे तभी तो ऐसा लगेगा मैं आपकी जो पढ़ाया गया वो आपके याद है, आप उसका रिवीजन कर रहे हो। देखो, भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और न्याय की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। क्योंकि हमने पढ़ा था भाग 3 जो मौलिक कर्तव्य है वो राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं, और जो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्ति के हैं। इसका मतलब भाग 4 के अंदर हमारे यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, यानी इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं भी महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था की। ये न्याय है क्या, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, सबसे पहले हम यही स्पष्ट कर देते हैं ताकि बाद में इनका जब अर्थ पढ़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। न्याय होता है भी समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस हम ये पढ़ चुके हैं। सामाजिक न्याय भी समाज के अंदर हम बिना भेदभाव के जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान बिना किसी भेदभाव के जब हम समाज में रह सकते हैं, समाज में हमें रहने का अधिकार है, आर्थिक यानी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, हमें अपना जीविकोपार्जन जीवन निर्वाह करने का अधिकार, हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं। इसका मतलब बिना भेदभाव के हो रहा है, इसका मतलब ये सामाजिक और आर्थिक न्याय है। जब हम समाज में बिना किसी भेदभाव के रहते हैं तो वो सामाजिक न्याय है। और जब समाज में रहने के लिए हमें कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है जीवन निर्वाह करने के लिए, और वो भी व्यवसाय बिना भेदभाव के कर रहे हैं, कोई हम पर भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर, इसका मतलब वो आर्थिक न्याय। बिल्कुल सिंपल लेसन आपका, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक यानी समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा हम पर, मैं कोई भी समाज में रह सकता हूँ, कोई भेदभाव नहीं होगा, वो सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय यानी अर्थ के आधार पर, यानी आर्थिक यानी मैं जीविकोपार्जन कोई व्यवसाय कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं ये जाति का ये व्यवसाय नहीं कर सकता, ये जाति का नौकरी नहीं लग सकता, इस धर्म का ये काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी कार्य कर सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है, कोई भी अपना जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार काम प्राप्त कर सकता है, ये सभी को अधिकार है, ये आर्थिक न्याय है। ठीक है, अब आपके आगे जो हेडिंग आती है पहले वो ये आता है भी सामाजिक न्याय का अर्थ। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, अभी तो मैंने बात की थी आपको, ये कहोगे भी समाज में बिना किसी भेदभाव, न तो जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान क्षेत्र किसी भी आधार पर, यानी बिना इन सभी के बिना किसी भेदभाव के समाज में रहना सामाजिक अधिकार है। ऐसा मत करना भी ये वंचित वर्ग है वो समाज में नहीं रह सकता, उसको समाज से निकाल देना, यानी उसके साथ भेदभाव करना, भी इस जाति का इस धर्म का ये समाज में नहीं रह सकता, इसका मतलब ये सामाजिक अन्याय है। और सामाजिक न्याय एक देश के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। सामाजिक के न्याय के बिना हमारा जो
देश की एकता है वो बिगड़ जाती है, देश की एकता अखंडता नहीं रहती। क्योंकि हमने बात की थी देश के ऊपर जब हमने कहा था भी जो हमारे देश का विभाजन हुआ था और देश के सामने सामाजिक न्याय में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई थी, आपको वो बताने वाला था मैं। सामाजिक न्याय में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सांप्रदायिकतावाद। क्या थी? सांप्रदायिकतावाद, और हम ये भी कह सकते हैं जातिवाद। क्या कह सकते हैं? समस्या तो बहुत थी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, हम पढ़ भी चुके हैं, आतंकवाद, लेकिन जो मेन समस्या चल रही थी वो सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद की थी। ठीक है, ये जो अपने सामाजिक न्याय थी उसके अंदर क्या कर रही थी? बाधा डाल रही थी, रुकावट डाल रही थी, यानी सामाजिक न्याय स्थापित नहीं करने दे रही थी। और इसी का ध्यान रखना, इसी जातिवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर देश का विभाजन भी हुआ। और बहुत से जो विदेशी शासक थे इसी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर राज करके गए, क्योंकि जाति के आधार पर हमारा विभाजन किया था। उन्होंने कहा ना, फूट डालो और राज करो की नीति सभी विदेशी शासकों ने अपनाई थी और भारत के अंदर राज करके चले गए थे। वो अंग्रेजों ने लगभग 190 वर्ष तक राज किया था, सिर्फ इसी जातिवाद के कारण, इसी सांप्रदायिकतावाद के कारण। इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत शासन किया था। और बहुत से हमारे यहाँ पर संत महात्मा पैदा हुए थे जो सामाजिक न्याय की तरफदारी करते थे, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात करते थे। हम बात करें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उसके बाद कबीर, जो संत महात्मा लोक देवता, जैसे अपने वो रामदेव जी लोक देवता, महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया था? सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात की थी, भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था भी ये सब जो सामाजिक अन्याय है, जो भेदभाव है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, मुस्लिम हिंदू एक होना, एकता की बात कही थी। यानी क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए, और सामाजिक न्याय स्थापित तभी होगा जब समाज से भेदभाव समाप्त होगा। क्योंकि हम भेदभाव के कारण बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेल चुके हैं। हम इतने टाइम तक गुलाम रहे थे, सिर्फ इसी भेदभाव के कारण रहे थे, असमानता के कारण रहे थे, सामाजिक अन्याय के कारण रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे बड़ी समस्या थी ये हमें एक होने ही नहीं दिया कभी, और इसका फायदा विदेशी शासकों ने उठाया और हम पर राज करके चले गए। और लास्ट में 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुआ था? इन्हीं स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बहुत से आंदोलन हुए थे, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन हुए थे, और बहुत से लोगों ने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करवाया था, स्वतंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की क्या व्यवस्था की गई है, क्यों ऐसा क्यों किया गया था, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, देखो जब भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, उनका मेन उद्देश्य यही था सामाजिक न्याय स्थापित करना। क्योंकि वो देख चुके थे सबसे ज़्यादा जो भारत को नुकसान हुआ था इस सामाजिक अन्याय के कारण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने संविधान में बहुत से अनुच्छेदों को, बहुत से कार्यों को ऐसा डाला था जिसके कारण सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सके। जैसे डॉक्टर राजेंद्र साहब, भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने मुख्य फोकस इन पर किया था भी जब तक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते, अपने देश का विकास नहीं कर सकते। इसका मतलब पहला उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहिए, ताकि समाज के अंदर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के क्या कर सके, रह सके, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय उनको स्थापित हो सके, सामाजिक आर्थिक न्याय उनको प्राप्त हो सके। क्योंकि हम सदियों से देखते हैं, देखो ये सामाजिक अन्याय है जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि उनको पता था संविधान सभा अगर हमने सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया ना तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, यानी बहुत सी समस्या पैदा हो जाती है। और वर्तमान में आप देखते हो ना जो आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, ये जो भ्रष्टाचार की स्थिति बनी है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अन्याय के कारण है। यदि सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए ना तो ये देश की बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है वो वैसे ही सुलझ जाएगी, इसलिए ज़्यादा सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बात की थी, उन्होंने कहा था भी सामाजिक न्याय स्थापित क्या होगा? समानता के तहत। किसके तहत होगा? यानी सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उनके मन में यही बात थी, अकेली समानता से हम सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते,
सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि समानता के तहत अगर हम सभी को आर्थिक समानता देना तो जो अमीर व्यक्ति है जिनके पास संसाधन है वो तो अपना विकास कर लेंगे, जो गरीब है वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं बात करता हूँ मार्क्स की। मार्क्सवाद ने एक बात कही थी कि जो सामाजिक न्याय स्थापित होगा वो कैसे होगा, क्योंकि वो ये कहते थे समाज में दो वर्ग है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, और इन दोनों का आपस में नहीं बनती, अमीर वर्ग गरीब का शोषण करता है। वो कहता है सामाजिक न्याय समानता तभी स्थापित होगी जब एक वर्ग समाप्त होगा, एक वर्ग समाप्त होगा, सिर्फ एक ही वर्ग रहेगा, तब जाके सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, समानता की स्थापना होगी, यानी अमीर गरीब वर्ग की स्थापना होगी, फिर सभी समान होंगे। लेकिन भारत की जो राजनीतिक सामाजिक न्याय की स्थिति अलग थी अन्य देशों से। तो हम बात करें समानता का अधिकार, लेकिन अकेला समानता आने से सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगी, लेकिन सामाजिक न्याय स्थापना के लिए हमें आरक्षण की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो जाति अपना विकास नहीं कर सकती, जिनको सदियों से वो क्या रही है, शोषण का शिकार रही है, वो नीवन जाति है, सदियों से उन पर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उन गरीब है, उनके पास संसाधन नहीं है भी अपना विकास कर ले, इसलिए हमें उनके लिए विशेष आरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका भी क्या हो, विकास हो। ठीक है, तो सामाजिक न्याय आरक्षण है वो भी एक सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि वो निम्न जाति का भी विकास हो, गरीबों का भी विकास हो, उनको भी आर्थिक संसाधन मिल सके, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सामाजिक न्याय की प्रकृति। हम पढ़ेंगे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है ये भी पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत वैसे ही पढ़ लेते हैं हम। सामाजिक न्याय की प्रकृति, देखो हम बात करें सामाजिक न्याय की प्रकृति, यानी इसमें कहा गया सामाजिक न्याय क्या होता है कि समाज के अंदर किसी के आधार पर भेदभाव न करना, किसी के आधार पर भेदभाव न माना जाए, यानी कोई किसी के आधार पर भेदभाव न किया जाए, यानी मनुष्य है वो मुख्य होना चाहिए, किसी का साधन मात्र नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मान लो मैं हूं, मैं किसी का साथ, आप मनुष्य हो मैं मनुष्य, इसका मतलब हमारी समानता है, मानव नागरिक समानता है, लेकिन ऐसा नहीं मैं आपके कार्यों का साधन बनकर रह जाऊं। कि मनुष्य को साधन न माना जाए, बल्कि सभी मनुष्य एक है, सभी मनुष्य समान है, वो किसी का साधन नहीं है, किसी का सोर्स नहीं है भी अमीर है वो गरीबों का एक तरह गरीबों को साधन बना ले और अपने विकास के अंदर उनका उपयोग करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को साधन न माना जाए, बल्कि उसको एक सर्वोच्च इकाई मानी जाए। और सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होगा, यही होगा कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश या क्षेत्र या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। और साथ में समानता स्थापित करने के लिए इन निम्न जातियों के विकास के लिए सरकार को आरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और संविधान में ऐसा किया भी गया था। अब हम कुछ आर्टिकल संविधान के अंदर है वो बात कर लेते हैं। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति देशक तत्व है, जिसके तहत सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की बात कही गई है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके अनुच्छेद के अंदर। तो समानता के लिए आपने पहला आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 14 भाग 3 में यह था कानून के समक्ष समानता, याद आ रहा ना, यानी समानता, यानी हमारा जो पहला अधिकार था वो समानता का ही अधिकार था। समान मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार क्या था, समानता का अधिकार, याद आ रहा है आपको, ये किया हुआ है आपके कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 आपको क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, वंश, लिंग, जाति, क्षेत्र इनके आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है, यानी भेदभाव न करना आर्टिकल आपको 15 कहता है। आर्टिकल 16 आपको क्या कहता है, अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता है, सभी को अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 17 आपको कहता है अस्पष्टता का अंत। मैं जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हो। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 धर्म, वंश, लिंग, जाति, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 अस्पष्टता का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 21
की बात करें वो हम बाद में करेंगे। सिर्फ मेन आर्थिक जो सामाजिक समानता है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 23 आपको क्या बताता है? आर्टिकल 23 आपको ये बताता है कि जो बेगार प्रथा है उसकी समाप्ति की बात कही गई है। बेगार प्रथा जानते हो ना, बिना मजदूरी के काम में लेना, बिना पैसा दिए उनको काम में लेना, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, उसकी समाप्ति आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में क्या है? जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको खतरनाक कार्यों में लगाने की मनाही की गई है। आर्टिकल 29 और 30 क्या है? शिक्षा और संस्कृति के अधिकार प्रदान किए गए, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद हम बात करें, ये तो आगे आपके मौलिक अधिकारों में जो सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम नीति जैसे तत्वों की बात करें, उसमें क्या क्या है? उसके अंदर आप एक तो आर्टिकल 41 पढ़ते हो, 42 पढ़ते हो, क्या क्या है उनमें बात कर लेते हैं। आर्टिकल 41 और 42 क्या है इनमें? इनमें किया गया है भी जो मानवोचित यथोचित जो दशाएं हैं, जैसे प्रसूति काल के समय महिलाओं को छुट्टी दी जाती है ना, अवकाश दिया जाता है, सवैतनिक अवकाश देना, ठीक है। और उसके बाद प्रसूति अवकाश के तहत और उनको यानी मानवोचित और जो यथोचित जैसी दशाएं हैं उसके अनुसार राज्य को कार्य करना। क्यों? क्योंकि राज्य जो नीति जैसे तत्व होते हैं वो राज्यों से संबंधित होते हैं, राज्यों के पथ प्रदर्शक होते हैं, हम ये चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए सहायता उपलब्ध करवाना, ये आर्टिकल 43 और 42 में। 43 में क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये उसमें पढ़ लेना आप, जो हमने भाग 3 और 4 पढ़ा था मौलिक अधिकारों में और नीति तत्वों में। 43 ये कहता है भाई श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब उसको इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन निर्वाह उसके वो अपना परिवार पाल सके। 44 समान नागरिक संहिता पढ़ा था हमने। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल सारे सामाजिक न्याय से संबंधित है। आर्टिकल 43 आपको कहता है श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपना परिवार और अपने आप को अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। 44 आपको कहता है समान नागरिक संहिता। 40 आपको क्या कहता है? SC ST की बात करता है, जो और भी कुछ अन्य दुर्लभ जो वर्ग है, जो अन्य पिछड़े वर्ग है। आर्टिकल 46 आपको क्या कहता है? SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग है उनके लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी व्यवस्था, हितों की व्यवस्था करना ताकि शिक्षा से संबंधित उनका विकास हो, उनमें आरक्षण दिया जाए और अर्थ यानी आर्थिक रूप से भी उनका विकास हो। आर्टिकल 47 आपको क्या कहता है? क्या लिख देता हूं मैं? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 आपको ये कहता है जीवन स्तर ऊंचा बढ़ा करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार यानी जीवन स्तर ऊंचा करने वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित काम कौन करेगा? राज्य करेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। इसका मतलब जो नशीले पदार्थ है उन पर रोक लगाएगा राज्य, ताकि उनके जीवन के स्वास्थ्य के अंदर नुकसान न हो। ये आर्टिकल आपको 47 कहता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके कुछ आर्टिकल। उसके तहत एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं मेन, जो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। इसके बारे में बता भी चुका हूँ आपको मैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। और ये अधिनियम था RTE अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। कब बना था? 2009। और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। और इसके तहत हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, यानी क्या बना दिया गया? अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
कैसे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क का अधिकार बना दिया गया। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, कर्तव्य, सब कुछ इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद आता है आपका आर्थिक न्याय, ये तो था आपका सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ आर्टिकल थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ये मैंने जल्दी क्यों बताए थे आपको, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। आपको मैं बता देता हूँ कि ये मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशों में आप पढ़ लेना, ये हम कर चुके हैं। अब बात आती है आर्थिक न्याय की। देखो आर्थिक न्याय क्या होता है, सिंपल सी बात है, बिना भेदभाव के क्या हो सकता है समाज में, बिना भेदभाव के हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, बिना कोई जाति, धर्म, वंश की, ना किसी भेदभाव के हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। कह सकते हो आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, यानी हम धन कमा सकते हैं, धन का अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आर्थिक न्याय, इसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मार्क्सवादी तो ये मेन जो आप बात बता देता हूँ आपको, हमने मार्क्सवाद पढ़ा था ना, तो मार्क्स जो था ना, मार्क्सवादी विचारधारा मार्क्स था, उन्होंने तो मुख्य जो इतिहास का जो अध्ययन किया था ना, वो अर्थ के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? अर्थ के आधार पर। उन्होंने कहा था अर्थ के आधार पर 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, और जब एक वर्ग समाप्त हो जाएगा तब जाके समानता स्थापित होगी। लेकिन भारत में जो आर्थिक न्याय की स्थिति है वो अलग है, भारत में आर्थिक परिस्थितियां अलग प्रकार की है। अब आती है बात आर्थिक न्याय के अर्थ की। आर्थिक न्याय के अर्थ की, आर्थिक न्याय का देखो बिल्कुल सिंपल है, बता चुके हैं आपको कि समाज में बिना भेदभाव के आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई व्यवसाय का चयन कर सकते हो, आप प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में अपना काम कर सकते हो, अपनी आर्थिक क्रियाएं कर सकते हो। इसका अर्थ क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्यों होती है? अपने जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और जो धन के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वो कौन सी क्रियाएं होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए हमें धन की, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उसी पैसे और धन के प्राप्त करने के लिए जो, जैसे हम कृषि में काम करें, चाहे हम उद्योगों में काम करें, चाहे हम कोई सेवा क्षेत्र में काम करें, यानी जब हम धन के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो बिना किसी भेदभाव के कोई भी आर्थिक क्रिया कर सकता है। इसके लिए आपने पढ़ा है संविधान के अंदर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, यानी बिना किसी भेदभाव के सबको क्या है? अवसर समान है, कोई भेदभाव नहीं है, आप सबको अवसर समान है, सबको मौका दिया जाता है। आप भी सरकार द्वारा कोई वैकेंसी या कुछ मान लो कार्य प्रदान किया था तो आप भी उसमें काम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी से महिला भी काम कर सकती है, पुरुष भी काम कर सकता है। यानी प्रत्येक प्रकार से हमें क्या किया गया? आर्थिक रूप से समानता दी गई है आर्टिकल 16 के अंदर। ये संविधान और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, यानी संविधान के अंदर आर्टिकल 16। और इसके अलावा आपने एक स्वतंत्रता के अंदर भी पढ़ा था आर्टिकल 19(1), जो लास्ट वाला था, ठीक है, 19(1)(6) कह सकते, 19(1)(6) के अंदर आप पढ़ चुके हो। देखो हमने 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी। पहली क्या थी? भाषण की, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरी सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, और छठी थी कोई भी व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? 19(1)(6) में भी कहा गया है भी आप कोई भी व्यवसाय को चुन सकते हो, किसी भी व्यवसाय को आप प्राप्त कर सकते हो, ये आपको क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 39 की, तो नीति, ये तो मौलिक अधिकारों में थे 16 और 19(1)(6). आर्टिकल 39
तो नीति देशक तत्वों में उनमें आर्थिक समानता की बात कही गई है। तो मैं सीधा बताता हूँ, 39 आप पढ़ चुके हो। आर्थिक समानता क्या, जैसे हम बात करें, महिला व पुरुष सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा राज्य, ताकि वो क्या कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। भौतिक संपत्ति का स्वामित्व, जो संपत्ति है, जो रिसोर्स है, साधन है, उसका इस प्रकार से वितरण होगा ताकि सार्वजनिक विकास हो। तीसरा, यानी इस प्रकार वितरण हो ताकि वो जो संसाधन वो केंद्रित न हो जाए, केंद्रीकरण यानी एक के पास इकट्ठे न हो जाए, बाकी विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि राज्य इस प्रकार इन संसाधनों का वितरण करेगा ताकि विकेंद्रीकरण हो यानी संसाधन सभी के पास उपलब्ध हो और सभी का क्या हो, आर्थिक विकास हो, और समान कार्य के लिए समान वेतन को पढ़ चुके हैं, वही आर्टिकल 39 में है। महिला पुरुष अगर समान कार्य करते हैं ना तो उनको समान वेतन मिलता है, भेदभाव नहीं होता। उसके आधार पर महिला और पुरुष है उसका स्वास्थ्य का शोषण नहीं हो सकता, उनका शोषण नहीं हो सकता, उनको ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जिस काम में उनके स्वास्थ्य की हानि हो रही हो। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उनको ऐसे काम में न लगाया जाए जिस काम में उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन को किसी प्रकार का नुकसान हो, और जो बालक होते हैं उनके जो दशा होती है उसका दुरुपयोग न किया जाए, यानी दुरुपयोग न हो पाए, ये भी राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। ये आर्थिक न्याय आर्टिकल 39 में दिया गया है। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, जो संसाधन उनका केंद्रीकरण न हो, इस प्रकार से वितरण हो ताकि सार्वजनिक विकास हो, महिला और पुरुषों को समान रूप से संसाधन उपलब्ध हो ताकि वो अपना दोनों आर्थिक विकास कर सके। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 39। और जो आपका 51 क है, यानी भाग 4 क में, भाग 4 में तो आपके नीति देशक तत्व थे, तो नीति देशक तत्व में उसमें टोटल जो आर्टिकल है वो यहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो सामाजिक व आर्थिक प्रवृत्ति के हैं, सामाजिक व आर्थिक प्रवृत्ति, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय की इन पर क्या हो गई है, बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल 39 के अंदर और पढ़े तो आर्टिकल 39 में एक बात और जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है, ये कहा गया है कि जो व्यक्ति गरीब हो, यानी एक व्यक्ति गरीब होने के कारण वो न्याय प्राप्त नहीं, जैसे मान लेते हैं मैं गरीब हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, तो मैं गरीब होने के कारण न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी मैं वो न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध न्यायालय में जाकर रिट दायर नहीं कर सकता, अपना वकील नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते मेरे पास। तो ये राज्य को हिदायत दी गई है कि राज्य उन गरीब व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए निःशुल्क उनको वकील उपलब्ध कराएगा ताकि उन गरीबों को भी क्या मिल सके, न्याय उपलब्ध हो सके। यही आर्टिकल 39 में बात कही। कुछ तो था, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुषों को समान विकास, सार्वजनिक संसाधनों का उचित वितरण, संसाधन केंद्रीकरण न हो, विकेंद्रीकरण हो, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, सुकुमार अवस्था का पुरुष जो बच्चे होते हैं उनके दुरुपयोग न हो, ये तो था। लेकिन साथ में ये बात और जोड़ दी गई कि जो गरीब है, जो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, उनको राज्य न्याय उपलब्ध कराएगा, उनके लिए वकील, निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाएगा और राज्य उनको न्याय प्रदान कराएगा। ये बात हमारे आर्टिकल 39 में लिखी गई है। अब आता है भी, देखो कुछ आगे वाला जो आपका टॉपिक आता है वो पढ़ लेते हैं। आर्थिक न्याय की स्थापना की आवश्यक व्यवस्थाएं। आर्थिक न्याय की स्थापना की आवश्यक व्यवस्थाएं। देखो इतना कुछ होने के बाद भी, आर्थिक न्याय के अंदर इतना होने के बाद भी 70 वर्षों में अभी तक भारत में अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है, जो असमानता, वो बढ़ रही है। यानी 70 वर्ष हो गए लगभग आजाद हुए हमें, लगभग 70 से यानी 72-73 वर्ष हो गए, अभी तक हमें आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो चुकी। लेकिन आर्थिक समानता क्या है, बात ध्यान रखो, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। आर्थिक समानता का ये नहीं भी आर्थिक रूप से सभी समान हो, ये अर्थ मत लगा लेना आप, ये अर्थ नहीं है इसका, बल्कि क्या अर्थ है भी, जो आर्थिक असमानता है देश में, आर्थिक
असमानता वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं गरीब तो बेचारा इतना गरीब हो भी वो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाए, अमीर इतना अमीर हो कि उसको तो पता ही नहीं होता वो कुछ भी खरीद सकता है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बल्कि आर्थिक असमानता नहीं, अमीर और गरीबी में भेदभाव कम होना चाहिए, वो होता है आर्थिक न्याय का अर्थ। ध्यान रखना बात। आर्थिक न्याय आप ये मत लिखा आर्थिक रूप से सभी समान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन जो देश में असमानता है वो कम की जानी चाहिए, देश में असमानता कम की जानी चाहिए। अब बात आती है कुछ व्यवस्थाएं, इसका मतलब इतने वर्ष गुजरने के बाद ही अभी तक समानता स्थापित नहीं हुई, बल्कि अमीर और गरीब का जो आपस में असमानता है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इनके बीच में असमानता अभी तक बनी हुई है और भी बढ़ रही है, बनी तो हुई है और वृद्धि हो रही है, उसमें अंदर विषमता असमानता बढ़ती हुई जा रही है। तो इस आर्थिक असमानता के लिए हमें क्या आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि ये असमानता को कम किया जाए। तो पहली है आर्थिक विषमता को दूर करना, जो विषमता है असमानता है आर्थिक न्याय के लिए उसको हमें दूर कर देना चाहिए। दूसरा है असीमित संपत्ति, असीमित जानते हो यानी बहुत ज्यादा संपत्ति एक के पास केंद्रित हो जाना, तो असीमित संपत्ति पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। भी एक व्यक्ति उससे ज्यादा संपत्ति अपने अधिकार में नहीं रख सकता। तीसरा हम बात करें सभी को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, और सभी को रोजगार उपलब्ध करवा के उनका आर्थिक विकास करना चाहिए, उनकी आय बढ़ानी चाहिए। उसके बाद नवीन योजनाएं नई नई योजनाएं लेके आनी चाहिए जिससे गरीबों का आर्थिक विकास हो। हम ये भी कह सकते हैं जो कर प्रणाली है उसको भी मजबूत किया जाए, यानी कर व्यवस्था में भी सुधार किया जाना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक न्याय को स्थापित है। उसके बाद करते हैं हम आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति, यानी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। आर्थिक न्याय की वस्तु, देखो हम बात करें भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, और साथ में हम ये भी कहते हैं भारत अगर बात करें तो पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था है ना, यहाँ लिख देता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में अधिक तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ध्यान रखना हम बहुत तेज गति से अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, भारत के अंदर विकास हो रहा है बहुत ज्यादा, आर्थिक रूप से हम विकसित हो रहे हैं हम यानी पूरे विश्व के अंदर हम आर्थिक रूप से तेज गति से अपना विकास कर रहे हैं। जैसे हम बात करें 2015-16 की एग्जांपल लेते हैं, 15-16 में जो भारत में जो आर्थिक विकास दर थी ना, आर्थिक विकास दर वो थी 7.6%, लेकिन 2015-16 में चीन की जो विकास दर थी, चीन की जो आर्थिक विकास दर थी ना, चीन की विकास दर वो थी 6.7%। देखो अधिक है या नहीं, यानी हम चीन अन्य देशों से भी क्या कर रहे हैं, अपना आर्थिक विकास बहुत तेज गति से कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक विकास तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हमारे आर्थिक असमानता भी बढ़ती हुई जा रही है। आर्थिक असमानता, आर्थिक विकास कर रहे हैं लेकिन आर्थिक न्याय स्थापित नहीं हो रहा। आर्थिक न्याय स्थापित कब होगा, जब ये आर्थिक विकास हुआ है उसका वितरण उचित हो, यानी बंटवारा क्या हो, उचित हो। इसका मतलब सार्वजनिक रूप से सभी को प्राप्त हो, सभी का विकास हो। अब मान लेते हैं 10% लोगों का तो आर्थिक रूप से विकास हो गया, लेकिन 90% तो लोग गरीब है ना। देखो उनका विकास हुआ, इसका मतलब राष्ट्रीय आय तो बड़ी है, तो राष्ट्रीय व्यक्तिगत आय का योग्य होती है, लेकिन 90% तो लोग गरीब है, इसलिए वो आर्थिक न्याय नहीं है, सिर्फ आर्थिक विकास ही है। अगर हम आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक न्याय को स्थापित करना चाहते हैं तो ये स्थापित तभी होगा जब सभी लोगों का विकास हो, देश में आर्थिक विषमता आर्थिक असमानता कम हो, तभी जाके हम क्या कह सकते हैं देश में आर्थिक न्याय स्थापित हुआ है, आर्थिक न्याय स्थापित हुआ है। ठीक है, अकेला भी नहीं कह सकते हम आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक न्याय है, क्योंकि आर्थिक विकास तो हो सकता है 10% लोगों का ही हो। हमें आर्थिक विकास के साथ साथ हमें उसकी आर्थिक समानता की भी बात करनी पड़ेगी, वास्तव में आर्थिक असमानता कम हो रही है नहीं हो रही। अगर आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक
असमानता कम हो रही है तब हम बोलते हैं देश में आर्थिक न्याय स्थापित हो रहा है, यानी आर्थिक असमानता कम हो रही है, विषमता कम हो रही है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह होगा हमारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। अब बात करते हैं महिला आरक्षण के बारे में। देखो, महिला आरक्षण की बात करते हैं। हम सदियों से अगर बात करें, सदियों से हम चेक करें तो महिला वर्ग के साथ हमेशा ही असमानता का व्यवहार हुआ है, असमानता का व्यवहार हुआ है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुषों का उस पर एकाधिकार है, पुरुषों का एकाधिकार है, महिला वो कार्य नहीं कर सकती, यानी महिलाओं के साथ क्या हुआ है, एक तरह का असमानता का व्यवहार हुआ है। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो आधी जो जनसंख्या है वो महिलाओं की, आधी पुरुषों की है। इसका मतलब आधी जनसंख्या को तो हमने वैसे ही अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल रखा है, तो कहाँ आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास तभी होगा जब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी विकास हो, उनको भी अधिकार प्राप्त हो कार्य करने का, व्यवसाय करने का। ठीक है, अब हमने बात की थी अगर हम समानता को ला दें, चलो ठीक है, हमने कहा था महिला पुरुष समान है, समानता को ला दें, लेकिन क्योंकि सदियों से महिला क्या है, एक तरह का असमानता का व्यवहार झेला है, यानी एक वंचित वर्ग के रूप में काम किया है। क्या समानता लाने से उनका विकास होगा? नहीं होगा। हमें साथ साथ में उनको क्या करनी पड़ेगी, उनको बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था देनी पड़ेगी, ताकि आरक्षण के द्वारा वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके, अपनी प्रगति संभव कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, सामाजिक सांस्कृतिक न्याय स्थापित हो सके। ठीक है, और इसी के आधार पर हमारे यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया ना, प्रत्येक, चाहे वो आपका जो CRPF हो, चाहे अन्य कोई वैकेंसी हो, प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, प्रत्येक कार्य के अंदर, प्रत्येक व्यवसाय के अंदर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि उनका भी विकास हो। ठीक है, वो भी पुरुषों के साथ मिलकर काम कर सके, पुरुषों के साथ मिलकर, पुरुषों के साथ रहकर, उनके कंधा से कंधे मिलाकर अपना काम कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके। क्यों? क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब पूरी जनसंख्या मिलकर काम करे। जब मैंने अभी कही थी आधी जनसंख्या तो हमने कार्यों से बाहर ही निकाल रखी है, तो देश का विकास नहीं होगा, तो आधे लोग ही काम कर रहे हैं, महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं दे रखा। जब ये दोनों को अधिकार मिलेगा, महिला पुरुषों दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तब देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। इसी आधार पर सरकार ने क्या कर रखा है, आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। बहुत सी एजेंसियों में, बहुत से सब में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण के साथ हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर है, पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण। देखो, हमने, आपको याद हो तो हमने 73 और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा था, 73 व 74वां संविधान संशोधन पढ़ा था। ये आपका लेसन का नाम ये था, भी ध्यान रखना, राज्य प्रशासन में 73 74वां संविधान संशोधन। 73वां था जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से था, 73वां जो शहरी स्थानीय स्वशासन से था, और दोनों 1992 में हुआ था, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, इसके तहत महिलाओं को क्या दिया गया था, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, 33% आरक्षण, यानी 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के अंदर। किस लिए? ताकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी हो सके, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके, महिलाओं का विकास हो सके, महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग देश के। अगर हम बात करें इन पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान में इन आरक्षण देने के कारण 42.3% क्या है, आंकड़े पार कर चुकी है, यानी 100 में से इतनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो पंचायती राज में वर्तमान में कार्य कर रही है। यानी महिलाओं को आरक्षण देने का इतना फायदा हुआ, महिलाएं अब क्या है, पंचायती राज में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ चुका है, अब वो सरपंच वगैरह सबके अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। ठीक है, आरक्षण दिया गया। अगर हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में आरक्षण की बात है,
लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। देखो ये भी बहुत ज़्यादा मांग उठाई जा रही है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में क्या दिया जाए, महिलाओं को एक उचित आरक्षण दिया जाए, उचित आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वहाँ पर भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके, प्रतिनिधित्व बढ़ सके। ठीक है, वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर अब बात करें हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में ज़्यादातर पुरुष वर्ग का आधिपत्य है, महिला है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, उनको वो वहाँ पर पहुँचने का अधिकार नहीं है। अगर हमने समानता का अधिकार दे भी रखा है तो पुरुष उनको आगे नहीं आने देता, यानी उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की क्या करता है, रुकावट डालता है। इसीलिए महिलाओं को आरक्षण की बात होती है ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सके। इसीलिए यहाँ पर 4 जून 2009 की बात करते हैं, इसी आरक्षण के लिए 4 जून 2009 जो हमारे वर्तमान जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, 4 जून 2009 में तत्कालीन जो अपने राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उन्होंने एक दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में एक घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी कि इन्होंने ये कहा था, सदन का दोनों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में एक घोषणा की थी। कौन सी घोषणा? महिला यानी विधानसभा, संसद के दोनों से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिला के आरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, कोई प्रस्ताव तैयार किया जाएगा या पारित, शीघ्र ही विधेयक को पारित किया जाएगा और ये पारित 100 दिनों के अंदर ये कदम उठाया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का संबंधी विधेयक पारित की बात हुई थी, अब विधेयक पारित करने की, और 100 दिनों के अंदर अंदर ऐसा सरकार करेगी। ठीक है, ये 2009 के अंदर ये बात हुई थी, प्रतिभा पाटिल ने ऐसा किया भी था भी। ठीक है, महिला आरक्षण को लेकर कुछ मंशा सामने रखी थी सरकार के सामने कि वो क्या करे, 100 दिनों के अंदर महिला को आरक्षण दिया जाए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के लिए, और आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया जाना चाहिए 100 दिनों के अंदर अंदर। तो इसीलिए एनडीए की सरकार की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए सरकार है, वर्तमान में एनडीए की सरकार है ना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2018 के अंदर इन्होंने कहा था, 2018 में एनडीए के अंदर ये बात कही गई थी कि विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में 33% आरक्षण देने की बात पर सहमति हुई थी। 33% महिलाओं की बात हो रही है अभी, महिलाओं को 33% आरक्षण सुरक्षित रखने की, सीटें सुरक्षित रखने की बात हुई थी। इसमें 2018 में इन्होंने एनडीए में ये प्रस्ताव रखा था कि 33% महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में ये करना चाहती थी, यानी हुआ नहीं, अब तक ध्यान रखना, ये करना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विधेयक का संक्षिप्त इतिहास। महिला आरक्षण विधेयक बहुत बार रखा गया था लेकिन अभी तक किसी कारण ये पारित नहीं हो पाया। तो महिला जो विधान, देखो पंचायती राज में तो ये लागू है, ध्यान रखना, 73-74 में संविधान संशोधन के तहत। हम बात करते हैं विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में ये विधेयक रखा गया था। तो महिला आरक्षण जो विधेयक थे उससे संबंधित हम इतिहास की बात करते हैं। तो ये मैं सीधा आपको बुक से बता देता हूँ कब कब रखे गए थे। देखो हम चर्चा करें तो सबसे पहले रखा गया था 1996 के अंदर, देवगौड़ा सरकार ने रखा था। 81वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था, अभी तक पारित नहीं हुआ था, यानी एक तो 1996 में रखा था 81वां संविधान संशोधन, दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, 84 में संविधान संशोधन के तहत फिर से प्रस्तुतिकरण किया गया। फिर 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने रखा था।
फिर 2002 में महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में पारित नहीं हो सका था। फिर 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार थी, उसने 108वें संविधान संशोधन के रूप में महिला आरक्षण को पुनः राज्यसभा में रखा था, लेकिन फिर भी पारित नहीं हुआ। 2010 में कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक प्रस्ताव को अनुमोदित कर राज्यसभा में पेश की भेजा। राज्यसभा द्वारा 25 फरवरी 2010 को इसे पारित भी कर दिया था। विधेयक को पारित होने तो लोकसभा में रखा गया, लेकिन लोकसभा में अभी तक अवलंबित है, यानी लोकसभा में अभी तक, राज्यसभा में तो पास हो गया था 2010 में, लेकिन लोकसभा में अभी तक पारित नहीं हुआ। इस बिल को पारित होने के लिए राज्यसभा, ये तो पता ही है, हम तो ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी बिल है वो पारित कब होता है, जब लोकसभा, राज्यसभा दोनों उस पर सहमत हो और लास्ट के अंदर राष्ट्रपति के क्या हो, हस्ताक्षर हो। लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमत हो और लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, तभी तो विधेयक क्या बन सकता है, एक कानून का रूप ले सकता है। लेकिन अभी तक कभी राज्यसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में नहीं हो पाता, कभी लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ये विधेयक अभी तक लटका हुआ है, यानी ये पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो इस विधेयक को पास ही नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर पास हुआ तो वो पुरुषों का स्थान है वो महिलाएं ले लेगी, इसलिए इस प्रस्ताव के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, नहीं अभी तक ये पास नहीं हो पाए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सामाजिक आर्थिक न्याय महिला आरक्षण कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ आपकी, ठीक है स्टूडेंट, आपका इसी के साथ ये चैप्टर जो आपका 4th यूनिट थी सामाजिक आर्थिक न्याय महिला आरक्षण, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो आर्टिकल थे वही थे जो हम भारतीय संविधान में पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार, नीति जैसे तत्व। ये महिला आरक्षण वाला थोड़ा इतिहास पढ़ लेना आप, ये कब पेश किया गया, जैसे मैंने बताया था 1996, 1998, 1996 में जो देवगौड़ा ने पेश किया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया था, यूपीए सरकार, एनडीए सरकार पेश तो करते चले थे, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हो पाया। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।